गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको हमने शार्ट नोट्स बनाना सिखाया, समरी नोट्स बनाना बताया अपने पहले के लेक्चर में, अब उसी समरी नोट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। और मैंने आपसे जैसा कहा था कि पहले मैं एक चैप्टर का आपको समरी नोट्स बना करके सिखा दूंगा, ताकि आप अगले चैप्टर की समरी नोट्स आप बना करके अपनी इस प्रिपरेशन को जारी करें और मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और हमारी जो पिछले लेक्चर की बात हुई थी वो हुई थी फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के एप्लीकेशंस के पार्ट में, जिसमें हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानकारी पाई। अब हम उसको आगे कंटिन्यू करें तो हमें सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस नाम जानकारी हो चुका है, आइसोबैरिक एडियाबैटिक प्रोसेस जानकारी हो चुका है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे कि वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अब मैं आपको बताऊं, मैं बहुत यहाँ डिटेल नहीं जा रहा हूं, मैं आपको जैसा पहले बताया कि मैं सब नहीं पढ़ा रहा हूं। तो हमको सिर्फ इतनी बात याद होनी चाहिए कि प्रेशर के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर के टर्म में और वॉल्यूम के टर्म में W is equal to 2.303 RT log base 10 P1 upon P2 and W is equal to 2.303 RT log base 10 P2 upon P1। डेरिवेशन आप जानते हैं, जैसा कि वर्क का डेरिवेशन आप यहां से जान सकते हैं। W is equal to होता है इंटीग्रल P dV, और इसी में P को एलिमिनेट करते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम V1 से लेकर के V2 तक जा रहा है, तो अगर आप A से B तक जा रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेंपरेचर T के बराबर होता है, तो आप वर्क डन क्या पाओगे, तो P को एलिमिनेट कर दो। तो P को एलिमिनेट करने के लिए आपकी जानकारी है P is equal to होता है RT, तो यहाँ से आप पाओगे P is equal to RT upon P, और इस बात को यहाँ ले जाकर के इस्तेमाल करिए और इंटीग्रेट करके वॉल्यूम के टर्म में ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। जो वॉल्यूम के टर्म में फार्मूला मिल जाएगा, तो आप जानते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में P1 V1 is equal to होता है P2 V2, ये भी आपको जानकारी में है। यहाँ से आप P2 upon V1 is equal to निकाल सकते हैं P1 upon P2। तो उम्मीद है कि ये सब चीजें आप आसानी से जान सकेंगे, इसलिए मैं इधर और डिस्कस करने आपसे नहीं चल रहा हूँ, मैं समरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो अब आप देख सकते हो वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, ये बात आपको दिमाग में होनी चाहिए। उसी तरह से वर्क डन ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर प्रोसेस एडियाबैटिक है तो प्रोसेस अगर एडियाबैटिक है तो आप अगर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जा रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट अगर यहाँ आप यही चीज अगर मैं यहाँ बना दूं और आप पाए कि ये B हो गया, ये B हो गया, और आइसो ये एडियाबैटिक प्रोसेस ये हो गया, ये हो गया आपका B, यहाँ पर टेम्परेचर T1, यहाँ पर टेम्परेचर T2, वॉल्यूम प्रेशर P1 V1 P1 P2 V2। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से अगर आप चलोगे तो वर्क डन आप एडियाबैटिक प्रोसेस में जो पाओगे वो W is equal to 1 upon 1 minus gamma P2 V2 minus P1 V1 and W is equal to R upon gamma minus 1 P1 minus P2। ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, ये टेम्परेचर के टर्म में। इसका भी डेरिवेशन जैसे मैंने आपको बताया था P dV से चलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में P V to the power gamma is equal to कांस्टेंट आइडिया गैस सॉल्व करती है। यहाँ से आपको आगे बढ़ना होगा, ओके, और यहाँ से प्रेशर को एलिमिनेट करके और इंटीग्रेशन में जाना होगा। वो उम्मीद करते हैं कि ये सब बातें आपकी मालूम होंगी, इसलिए मैं बहुत यहाँ की एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं करूँगा, टाइम आपका बचाना है, यही एमसीक्यू में सफलता पाने का राज होगा। ठीक है, अब बात आती है अगला जो क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल के लिए आपको तैयार करना होगा, और इस एग्जैक्ट फॉर्म को लेकर के भी आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं। अब इसी तरह से आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस के स्लोप को लेकर के बात आती है। तो आप जानते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में फॉर्म होता है Pv is equal to कांस्टेंट, तो मैं यहाँ आपको मदद करते हुए चल रहा हूँ, Pv is equal to कांस्टेंट। स्लोप आपका तब क्या होता है dy by dx, क्योंकि Pv डायग्राम पर y एक्सिस पर v, x एक्सिस पर y एक्सिस पर p और x एक्सिस पर v होता है, तो dp upon dv स्लोप ऑफ द कर्व होगा। तो उसी स्लोप ऑफ द कर्व को अगर यहाँ निकालना हो तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, तो आप पाएंगे P dv प्लस V dp इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आपको मिल जाएगा dp upon dv इज इक्वल टू माइनस P upon V। आप देख सकते हो यहाँ आपने आइसोथर्मल प्रोसेस को पाया, और सेम तरीके से P V का गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिल जाएगा dp upon dv is equal to minus
गामा P अपॉन V। तो आप देखेंगे कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा चुका सवाल है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में कि स्लोप ऑफ द कर्व में क्या रिलेशन होता है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लोप ऑफ द कर्व का रिलेशन होता है वो आपके सामने आ चुका है। स्लोप ऑफ द कर्व एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, स्लोप देखिए ऐसे ये ग्राफ को भी बना करके आपको ऑप्शन दे सकता है विच ग्राफ इज करेक्ट। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप देखिए तो आइसोथर्मल प्रोसेस ये होगा और एक एडियाबेटिक प्रोसेस ये होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस इतना फेमिलियर हुए तो अब हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी सिंपली आप जानते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। जस्ट वैसे ही अगर किसी गैस की बात करें तो मान लिया जाए कि अगर किसी गैस पर हम dV प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर जब बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। अगर वॉल्यूम में कमी dV की होती है, कमी होगी तो माइनस साइन आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर dV प्रेशर बढ़ा रहे हैं गैस पर, वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कमी dV की हो रही है, ओरिजिनल वॉल्यूम अगर V है तो आप देख सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम और जो आपने फोर्स अप्लाई किया तो dV अपॉन आपका आगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से आप बेसिक फार्मूला डेवलप करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्योंकि टेंपरेचर कांस्टेंट रहता है इसलिए ET करके लिखते हैं और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो ये आता है P और जब इसी तरह से एडियाबेटिक के लिए सॉल्व करेंगे तो आएगा गामा इनटू P। इन दोनों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों को डायरेक्ट करके भी आपको सीधे तौर पर क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। आपको याद होना चाहिए ये दोनों क्योंकि हमको टाइम बचाना है, इसलिए डेरिवेशन पे चलना है क्योंकि MCQ का मतलब ये वन सिंगल क्वेश्चन मींस 1 मिनट। ओके, तो यहां से आपको रिलेशन मिल गया ES इज इक्वल टू गामा टाइम्स ED, मतलब एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू गामा टाइम्स आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ओके, अब यहां से बात आती है रिवर्सिबल। दो प्रोसेस हमने बहुत सारे प्रोसेस से परिचित हुए, दो प्रोसेस हमारे बच गए थे जिसमें से एक प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरा है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? तो आप कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस इन व्हिच प्रोसेस कैन बी रिट्रेस बैक एग्जैक्टली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर कोई प्रोसेस एग्जैक्टली उल्टी दिशा में अपनाया जा सकता है, वापस आ सकता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। लेकिन आपको मालूम है कि रिवर्सिबिलिटी इतना आसान नहीं है। रिवर्सिबिलिटी कब पॉसिबल होगी? तो कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी से क्वेश्चन अराइज होने की चांसेस बन सकती है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी? तो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल द प्रोसेसेस मस्ट बी इनफाइनाइटली स्लो, दैट इज क्वासी स्टैटिक। ये नाम भी याद रखिएगा क्योंकि इस नाम के साथ भी आपसे पूछा जा सकता है। और इनफाइनाइटली स्लो, इनफाइनाइटली स्लो मींस हुआ स्टेप टू स्टेप जो होने वाला चेंज है वो आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आपको स्पष्ट रूप से चेंज में दिखाई देगा, बट पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप चेंज ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। ओके, इसी तरह से वर्किंग पार्ट मस्ट बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम फ्रिक्शन। जो इंजन का वर्किंग पार्ट होगा उसमें फ्रिक्शन के द्वारा कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसी तरह से तीसरा पार्ट है नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और रेडिएशन से एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होगा। इसी तरह से चौथी बात आती है कि जो फिजिकल कंडीशंस हैं, फिजिकल कंडीशन में चेंज नहीं होगी सराउंडिंग से, क्योंकि अगर फिजिकल कंडीशन सराउंडिंग से चेंज हो गई तो कभी भी प्रोसेस एग्जैक्टली रिट्रेस बैक नहीं होगा। फिजिकल कंडीशन मींस मुख्य रूप से टेंपरेचर और प्रेशर की बात होती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस पर आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस की ओर वैसे अब एक लाइन और कंक्लूड करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में तो आपको साफ तौर पर बता दें कि नो एनी प्रोसेस इज रिवर्सिबल या नो एनी नेचुरल प्रोसेस इज रिवर्सिबल। कोई भी प्राकृतिक घटना रिवर्सिबल नहीं होती। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप कहते हैं कि नॉट रिट्रेस बैक एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन, अपने आप को एग्जैक्टली दोहराया नहीं जा सकता है। मतलब इसका कारण क्या है? इसका कारण है कंडक्शन, रेडिएशन और फ्रिक्शन के द्वारा लॉस हो रही एनर्जी की मात्रा। इन प्रैक्टिस कभी भी हम एनर्जी के लॉस को कंडक्शन, रेडिएशन और फ्रिक्शन के द्वारा मिनिमाइज कर सकते हैं, बट कभी जीरो नहीं कर सकते। ऑलवेज कुछ ना कुछ एनर्जी फ्रिक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन के थ्रू क्या होगी? लॉस होगी। तो इस कारण से रिवर्सिबिलिटी जो होती है वही प्रैक्टिस में पाई जाती है। अगर एक और स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, इसको भी ऑब्जेक्टिव के लिहाज से तो आप कह सकते हैं ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ओके, तो आज के क्लास के लिए ये बहुत ही मैंने आपको समरी बनाना बताया और अब इन
क्लासेस पर हमें जो समरी हमने आपको पढ़ाया उस पर अब हम अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, छोटे छोटे, और साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। बेसिकली न्यूमेरिकल्स भी एमसीक्यू मोड में ही रहेंगे, तो अगर न्यूमेरिकल्स रहेगा तो भी एमसीक्यू मोड में रहेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा जो छोटे छोटे एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो ये 2 लेक्चर में हम लोग समरी नोट्स पढ़े उन पर देखना। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि अब आपको एमसीक्यू पर काम करने के लिए नोट्स का समरी नोट्स बनाना आ चुका होगा, और अब आप कंफर्टेबली किसी भी चैप्टर को पढ़ करके 3 से 4 पेज में उसको समराइज कर ले जाएंगे। तो अगले दिन हम इस पर बेस्ड एमसीक्यूज को देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।